हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, हम लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उनके फॉर्मूले भी पढ़ चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस ऑन देम। तो मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ अ वेल नोन क्वेश्चन, ये आपको हर बुक में हर जगह मिल जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करने हैं, चाहे कहीं वो दिखे या ना दिखे। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन of 5 gram of sulfur in 100 gram of solvent CS2 is 0.5 degree Celsius above that of pure solvent. Find molecular formula of sulfur in CS2। साथ में क्या दिया हुआ है? गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड का, दैट इज 47 डिग्री सेल्सियस, एंड latent heat of vaporization of carbon disulfide that is given in the question 80 calories per gram। तो बच्चों ये सवाल है, एक आसान सा क्वेश्चन है। आप स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। डू इट। देखो अब इधर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वैसे तो आंसर आपको पता है, सल्फर वैसे तो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर, तो आंसर क्या हो गया? S8। बट ठीक है, हमें तो डेटा की मदद से फाइंड आउट करना है। मान लो सल्फर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो मान लो SX है, X की वैल्यू 8 होने वाली है, बट हमें इस डेटा से शो करना है, प्रूव करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 5 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट CS2 इज 0.5। तो इसका मतलब डेल्टा TB दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में हो या सेल्सियस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये तो केल्विन में लेना था। अरे टेम्परेचर डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और तो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू KB। अब KB तो पता नहीं, तो RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV इंटू व्हाट? मोलैलिटी। यही फॉर्मूला था ना। R की वैल्यू 2 कैलोरीज, क्योंकि कैलोरीज में है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड TB 47 मतलब 273 प्लस 47 का स्क्वायर। केल्विन में लेना है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे भी लो कोई अंतर नहीं पड़ता। दिस इज 1000 इंटू LV इज 80 कैलोरीज इंटू मोलैलिटी व्हाट? 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। SX है तो 32x। दिस इज द मोलर मास। एसिड का मोलर मास क्या हुआ? 32x अपॉन 0.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। हुआ ये? जरा देखना यहां से, तो 0.5 इज इक्वल टू 2। ये एक तरीके से 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1000 इंटू 40, और ये हो गया कितना? 7 और 3 10, 7 और 11 320,
320 का होल स्क्वायर इंटू 320 दो बार लिख दो इंटू 5/3.2x। तो एक तरीके से ये 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गए और ये 5 8 40 8 4 32 से 10 बार 40 10 से 0 और साफ दिखाई पड़ता है कि जो वैल्यू कम्स आउट टू बी और ये हाफ है तो x कम्स आउट टू बी 8 आई जाएगा 8 आई जाएगा 8। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका मतलब आंसर क्या हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द सल्फर इन विच इट इज प्रेजेंट इट इज S8। यही आंसर है। तो बच्चों फॉर्मूला S8 है तो इसका मतलब सल्फर किस फॉर्म में प्रेजेंट है S8 के फॉर्म में प्रेजेंट है इन द कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। सीधा साधा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन ऑन इट। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Coming to the next page. एक और सवाल। 1 ग्राम ऑफ नैप्थलीन क्या है फॉर्मूला C10H8 नैप्थलीन in 50 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं ये। रेज द बॉइलिंग पॉइंट, raise the boiling point by 0.4 degree Celsius, full stop. 1.2 gram of an unknown substance in 60 gram of same solvent in 60 gram of same solvent, increase the boiling point by 0.55 degrees Celsius. Find molecular weight of substance. बच्चों सॉल्व करो, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। डू इट। क्या आंसर आया जरा मैच करो। 1 ग्राम ऑफ द नैप्थलीन इन 50 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट रेज द बॉइलिंग पॉइंट। अगेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है और कितना 0.4 इज इक्वल टू KB ऑफ द सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट है, इनटू मोलालिटी 1 ग्राम अपॉन मोलर मास C10 मतलब 10 इंटू 12 120 128 ये मोलर मास है अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट 0.05 kg। एक इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब क्वेश्चन ने कहा कि अलग से 1.2 ग्राम एन अननोन सब्सटेंस इन 60 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा फिर अप्लाई करो दूसरे वाले केस के लिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.55 इज इक्वल टू KB तो सेम ही है बिकॉज सॉल्वेंट इज सेम। कहा भी था हमने कि जो प्रॉपर्टी
सॉल्वेंट जो Kb किसी सॉल्वेंट के लिए फिक्स्ड होता है एट ए गिवन कंडीशन, तो Kb इंटू what mass 1.2 gram upon molar mass of the substance we have to find out upon what mass of the solvent, same solvent 0.06. Equation number 2, करियो डिवाइड, करना जरा डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 40/55 वुड बी इक्वल टू Kb से Kb कैंसिल आउट, एक तरीके से 1/128 इंटू 0.05, 0.06 ऊपर चला गया और ये आ गया 1.2, बल्कि इस तरीके से कर लो, यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गए, ये 40/55 आ गया और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 1/128 इंटू 5/1.2 इंटू 6, तो 1/128 इंटू 5 इंटू m इंटू 6/1.2। देखना यहाँ से 4 ये 5 8 11, तो 8/11। कैलकुलेशन तो खैर आप अपने आप खुद ही करें, इज इक्वल टू 1/128 इंटू 1.2, 12 5 60, 6 से 6 कैंसिल, इंटू m, तो m की वैल्यू यहाँ से हो गई 8 इंटू 128/11, तो कितना हो गया लगभग 93, अप्रॉक्सीमेटली 93 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन एक बार अपने हिसाब से करें। सो दिस इज द आंसर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। जेई एडवांस्ड के लिए या जेई मेन के लिए, दोनों के लिए बड़ा यूजफुल क्वेश्चन होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट वन। पहले ये पूरी बात नोट करें बच्चे। हाँ, क्या एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि 0.5 मोल of a substance is dissolved in 1 kg of benzene solvent right first find depression in freezing point। कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड, इफ सॉल्यूशन इज अलाउड टू फ्रीज स्लोली अप टू 275 Kelvin, find the mass of benzene frozen out। Also calculate final molality of solution। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेटा दिया हुआ है, एक तो KF दिया हुआ है बेंजीन का 5, तो एक तो KF बेंजीन के लिए दैट इज 5 केल्विन किलोग्राम मोल -1। यूनिट का ध्यान रखना, केल्विन किलोग्राम मोल -1 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एंड दैट इज इक्वल टू 278.5 Kelvin।
चलो क्वेश्चन तो बताऊंगा, पहले एक बात सुन लो, यूनिट का ध्यान रखना। जैसे ये होता है ना डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ऐसी के एफ और के बी। तो के बी की यूनिट क्या होगी? ये तो होता है मोल पर केजी में, और ये होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो के बी की यूनिट क्या हो गई? केल्विन किलोग्राम मोल -1। तो बच्चों ये यूनिट बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 5 केल्विन किलोग्राम मोल -1। सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन को पॉज करो। नहीं, ये नहीं था क्वेश्चन का पार्ट, ये तो मैंने अलग से बता दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों पार्ट। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, करो मत करो मतलब वो तो मैंने दे दिया, चलो ठीक है। मुझे तो सेकंड पार्ट से मतलब है, और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है दैट आई हैव टू टेल यू। करो सॉल्व क्वेश्चन। हाँ भाई, सॉल्व किया क्वेश्चन। पहला पार्ट तो आंसर आ ही गया होगा। देखो यहाँ पर 0.5 मोल डिसॉल्व कर दिया। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो एकदम आसान है। डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम बता चुके हैं जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, लिक्विड की रेंज बढ़ जाती है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट? के एफ into molality, and what is Kf for the benzene solvent? 5 into molality, 0.5 mole of the substance is dissolved in the 1 kg, तो 2.5 केल्विन और 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर सेल्सियस और केल्विन बराबर है? अरे बोला था ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए केल्विन हो या सेल्सियस हो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर द सेम थिंग। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड पार्ट पर आओ, ये है मेन पार्ट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 278.5 केल्विन था। आपने जब 0.5 मोल सब्सटेंस उसमें घोल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। घट गया मतलब कितना घट गया? 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो कि 2.5 है वो किसके बराबर होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां से साफ दिखता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू कितना? 278.5 माइनस 2.5, 276 केल्विन। जरा सुनियो मेरी बात, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, सुनो मेरी बात। आपके पास प्योर बेंजीन है एक बीकर के अंदर, एक वेसल के अंदर। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट? दैट इज 278.5 केल्विन। ठीक है, आपने 0.5 मोल उसमें सब्सटेंस मिला दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल। फ्रीजिंग पॉइंट घट के रह गया कितना? 276 केल्विन। इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन को, जिसके अंदर ये सॉल्यूट भी पड़ा हुआ है, आप ठंडा करो तो अप टू 276 केल्विन टेम्परेचर डाउन करो, अप टू 276 केल्विन नो फ्रीजिंग विल अकर। नो फ्रीजिंग विल अकर। फ्रीजिंग तो जब होगी जब आप टेम्परेचर और घटाओ, 276 केल्विन के नीचे लेके आओ टेम्परेचर को, तो फिर फ्रीजिंग होगी। और फ्रीज कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा। सॉल्वेंट फेस चेंज करता है, सॉल्यूट फेस चेंज नहीं करता। सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल दैट डज नॉट अंडरगो द फेस चेंज, जब तो उसका वेपर प्रेशर 0 है, नॉन वॉलेटाइल बोल रहे हैं हम। तो याद रखो, हीट करते हैं तो भी फेस चेंज कौन करता है? लिक्विड से गैस। ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं तो भी फेस चेंज कौन करता है? सॉल्वेंट। लिक्विड से सॉलिड। सॉल्वेंट ही फेस चेंज करता है जब भी हीट करते हैं या कूल करते हैं, बिकॉज सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, सॉल्यूट नहीं। सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। तो ध्यान दें, फेस चेंज हमेशा कौन करेगा? सॉल्वेंट। हीट करोगे तो लिक्विड से गैस में निकल लेगा, और ठंडा करोगे सॉलिड में तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। IIT JEE एडवांस्ड में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि फेस चेंज कौन करेगा? सॉल्वेंट करेगा, विच इज वॉलेटाइल। तो कहने का मतलब है अप टू 276 केल्विन ठंडा करो, नहीं कोई सॉलिड नहीं बनेगा।
और नीचे गए, कहां तक गए, कहां तक गए, 275 केल्विन तक। अब 275 मतलब 276 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जाओगे तो जमेगा तो सही, सॉलिड हो जाएगा वो, तो फ्रीजिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही तो पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द बेंजीन फ्रोजन आउट। बेंजीन ही फ्रीज आउट होगा, मैंने कहा ना। फेस चेंज कौन करता है? सॉलिड सॉल्वेंट। फेस चेंज कौन करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब कुछ बेंजीन जम जाएगा। कितना जम जाएगा? पहले नई वाली मोलरिटी निकाल लो। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब कितना हो गया? 278.5 सॉल्वेंट माइनस, अब टेम्परेचर कहां तक ले गए? 275 तक। ध्यान दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सो दिस डिफरेंस इज 3.5। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाउ व्हेन टेम्परेचर इज 275 केल्विन। देन नई मोलालिटी m डैश इंटू के एफ इज व्हाट? 5। तो m डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 से 35.7 मोलल। एक तो यही आंसर हो गया, नई मोलालिटी आ गई 0.7 मोलल। अच्छा, क्वेश्चन ने ये पूछा कि व्हाट मास ऑफ द बेंजीन इज फ्रोजन आउट। तो 0.7 मोलल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतनी है। सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करेगा, सॉल्यूट तो सॉल्यूशन में रहेगा, लिक्विड जो भी बचा हुआ है। तो एक तरीके से कितना? 0.5 मोल अपॉन मोलरिटी होती क्या है? मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट वी कैन कैलकुलेट नाउ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन वुड बी इक्वल टू 5/7 kg। इतना मास अभी भी बेंजीन का लिक्विड के फॉर्म में है, इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में, इसका मतलब कितना लिक्विड था शुरुआत में? 1 किलो, 1 kg। अभी भी कितना लिक्विड है? बेंजीन लिक्विड फॉर्म में कितना है? 5/7 kg। तो इसका मतलब हाउ मच ऑफ द बेंजीन इज फ्रोजन आउट? तो मास ऑफ बेंजीन फ्रोजन इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7, 2/7 kg। बच्चों यही आंसर है। तो व्हाट मास ऑफ द बेंजीन इज फ्रोजन आउट? 2/7 kg इज फ्रोजन आउट। क्यों सर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही फ्रीज आउट नहीं होगा? नहीं, पढ़ चुके हो आप आइडियल सॉल्यूशन में। हमने वो 5 पार्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व है, राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था। आइडियल सॉल्यूशन नेवर बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशन नेवर फ्रीजेज एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे आइडियल सॉल्यूशन नेवर बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, आइडियल सॉल्यूशन नेवर फ्रीजेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। ध्यान दो, 276 फ्रीजिंग पॉइंट था। इससे जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे फ्रीजिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा बेंजीन अपना फेस चेंज करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करता। याद रखनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे 5 मिनट हो गए बोलते हुए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं इस बात को नोट करके भी लिखवाऊंगा। ये तो बहुत ही मतलब 5 स्टार रेटेड क्वेश्चंस बोलते हैं ना, जैसे उसमें शामिल कर लो। ये कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनाते हैं इस तरह के सवाल। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो, आजू बाजू के 10 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, समय दो, यू विल अंडरस्टैंड। हालांकि उतना मुश्किल भी नहीं है। बस याद रखना, an ideal solution never boils at a fixed temperature, an ideal solution never freezes at a fixed temperature. Shall we write this in the form of a note? Let's do it. पहले ये नोट करो। तो लिखो एज ए नोट, क्या? एन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट बॉयल एट a fixed temperature and an ideal solution does not freeze
at a fixed temperature. तो आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट बॉयल एट ए फिक्स टेम्परेचर, आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फ्रीज एट ए फिक्स टेम्परेचर, पहला पॉइंट। और दूसरा तो ये IIT एडवांस्ड में आया हुआ पॉइंट है, पूछ रखा उन्होंने क्वेश्चन में, फेज चेंज ऑफ सॉल्वेंट अकर्स, सॉल्वेंट का फेज चेंज होता है, बॉइलिंग में लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द वेपर, फ्रीजिंग में लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सो लिक्विड सॉल्वेंट convert to vapor, convert into solid, बॉइलिंग में, फ्रीजिंग में। तो लिक्विड सॉल्यूशन बॉइलिंग पर वेपर और फ्रीजिंग पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों ये बात ध्यान दें, तो फेज चेंज ऑफ सॉल्वेंट अकर्स नॉट द सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट does not undergo phase change। जब तो हमने माना कि जब आपने सॉल्यूशन को कौन सा वो 0.5 मोल मिलाया था बेंजीन के अंदर, 1 किलो बेंजीन के अंदर, 1 kg बेंजीन के अंदर, आपने जब उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेके गए तो ध्यान दो बेंजीन जम गया, सॉल्यूट बचे हुए लिक्विड बेंजीन में ही पड़ा रहा, तो सॉल्यूट की अमाउंट तो सॉल्यूशन में ही रहेगी। सो दैट वाज द पॉइंट, बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लाइक दैट। अच्छा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, एक और मेथड है एक्सप्लेन करने का, एंड दैट इज यूजिंग द एंट्रोपी मेथड। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम, एंट्रोपी से भी इस बात को कह सकते हो कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर इन ए वॉलेटाइल लिक्विड। वो भी लेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में, पहले ये नोट करो। क्या y ऐसे लिख लो, y बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इन वॉलेटाइल लिक्विड। हेडिंग लिखो, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और क्यों फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है ऑन एडिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द वॉलेटाइल लिक्विड। चलो मैं स्क्रीन के दो पार्ट करके एक तरफ बताता हूं बॉइलिंग के लिए, फॉर बॉइलिंग। फॉर फ्रीजिंग। एंट्रोपी के बेसिस पर अगर मैं एंट्रोपी वाला डायग्राम देखूं तो डायग्राम ऐसा आता है, दिस इज मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है एंड सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दो तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होती है, दिस इज सॉल्यूशन, और वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वेपर है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा। सॉल्वेंट को अगर कन्वर्ट करते हैं वेपर में तो दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं वेपर में तो दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट करा, दिस इज द एंट्रोपी चेंज। सॉल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करा, दिस इज द एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अच्छा फ्रीजिंग के लिए भी बात करते हैं। सॉल्वेंट को तो इसी लेवल पे ले लो, सॉल्यूट मिला दोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होती है, वो उसी लेवल पे रहेगी, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे। बट जब कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड की एंट्रोपी तो काफी कम होती है ना, तो सॉलिड की एंट्रोपी तो घट गई। तो अब सॉल्वेंट को जब कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्रीजिंग ये हो जाएगी, ये डेल्टा एस फ्यूजन हुआ किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और यहां से यहां नीचे आओ, सॉल्यूशन को फ्रीज करो तो भी तो सॉलिड बनेगा, तो एंट्रोपी चेंज सॉल्यूशन के लिए। इस तरीके से देखो, समझ रहे हैं बात को। तो सॉलिड की एंट्रोपी घट जाती है, तो सॉल्यूशन से सॉलिड पर आते हैं, तो अब अंतर क्या हुआ, अब ये तो है तो फेज चेंज ना। फॉर द फेज चेंज आपको याद होगा, फेज चेंज में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं हम, 11th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे इस बात को। तो फॉर फेज चेंज आपको पता है कि एंट्रोपी ऑफ द फेज चेंज, जैसे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा लिखते हैं। बट एक बात ध्यान दो, यहां से अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखना चाहूं तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब ध्यान दो, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है ये तो सेम है, दिस इज सेम फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए दोनों सेम हैं, क्यों, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात चल रही है, आइडियल सॉल्यूशन की बात चल रही है, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। अरे भैया मेरी बात सुनो, सॉल्वेंट था, ये रहा सॉल्वेंट, मान लो एंथैल्पी की बात करें, ये रहा सॉल्वेंट, यहां इस लेवल पे एंथैल्पी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, मान लो ये एंथैल्पी, इससे मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी भी तो उतनी होगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। तो इसका मतलब सॉल्वेंट की एंथैल्पी और सॉल्यूशन की एंथैल्पी तो सेम ही होनी है, मतलब सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो एंथैल्पी में कोई अंतर नहीं आ रहा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, आइडियल सॉल्यूशन है ना, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। तो इसलिए डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब सॉल्वेंट को वेपराइज करके वेपर में कन्वर्ट करो या सॉल्यूशन को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करो, एंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। तो न्यूमरेटर इज सेम, और ये किसके लिए ज्यादा है, डेल्टा एस वेपराइजेशन किसके लिए ज्यादा है, सॉल्वेंट के लिए ज्यादा है, सॉल्वेंट के लिए ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस। आई बात समझ में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आ गई बात, प्रूफ हो गई। अच्छा इधर आओ जरा, ये भी फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग मतलब फेज चेंज, और यहां फेज चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी व्हाट, TFP वुड बी व्हाट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन था। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, यहां भी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। वापस यही सेम फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्यों सेम है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के लिए, इसलिए सेम है बिकॉज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। सॉल्वेंट को फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करो
या सॉल्यूशन को फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करो, दोनों में सेम एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने में एंथैल्पी चेंज वाज जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वाज जीरो, तो ये तो सेम ही हुआ। अब जरा देखना एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसका ज्यादा है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ज्यादा है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में तो एंट्रोपी चेंज इज मोर, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन घट गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देख लो अब आप यहां देख लो, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम है सॉल्यूशन से, मगर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है सॉल्वेंट से। सो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। बच्चों ये था बड़ा यूजफुल पॉइंट। सो दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि why boiling point increases, why freezing point decreases on adding a non-volatile solute into the solvent। करेंगे नोट पूरी बात। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके। हमने बात की लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। उन क्वेश्चंस में हमने एक बात आपने अगर नोटिस की हो, नहीं की है तो मैं करवाता हूँ आपको। हमने जो भी न्यूमेरिकल्स लिए उनमें या तो हमने यूरिया का सोल्यूशन लिया, या ग्लूकोज सुक्रोज का सोल्यूशन लिया, या नैप्थलीन का सोल्यूशन लिया। ऐसे सब्सटेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए, सोल्यूशन सॉल्व किए, जो कि ना तो डिसोसिएशन करते हैं और ना ही एसोसिएशन करते हैं इन द सॉल्वेंट। हमने कोई भी क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड का नहीं लिया, पोटेशियम क्लोराइड का नहीं लिया, सोडियम कार्बोनेट का नहीं लिया। ऐसे सब्सटेंस का सॉल्यूशन तो लिया ही नहीं विच अंडरगोज आयोनाइजेशन और एसोसिएशन। अब हम उसी की बात करेंगे कि अगर कोई सॉल्यूट पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में डुबोने के बाद में टूट जाए आयनों में या एसोसिएट हो जाए तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज होंगे ही ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। चलो और डिटेल में बात करेंगे, समझाएंगे। पहले चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, और मैं हेडिंग लिखता हूं पहले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी when solute undergoes dissociation or association। कट तो नहीं गया राइट साइड में एसोसिएशन, एक बार देख लें, नहीं आ गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मैं फिर अपनी बात को दोबारा कहता हूं, अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें यूरिया लिया, ग्लूकोज लिया, सुक्रोज लिया, नैप्थलीन लिया। ये वो सब्सटेंस हैं जो पानी में घुल गए या सॉल्वेंट में घुल गए, आयोनाइज नहीं हुए, एसोसिएट नहीं हुए, तो जितने मोल्स पानी में डुबोए थे पानी में जाने के बाद उतने ही मोल्स हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो परिभाषा आप कब से कहते आ रहे हो। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करता है, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब NaCl को अगर डुबोया, अब जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, मान लो सॉल्यूट हमने NaCl ले लिया, एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं। इसका मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल होता है। मान लो 1 मोल लिया, 1 मोल मतलब दैट इज 58.5 ग्राम। आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल करके 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया, 1 मोल पर लीटर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या थी? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब आपने 1 मोल NaCl हथेली पर लिया रहा, सफेद रंग का नमक, ये रहा नमक 58.5 ग्राम 1 मोल। तो आप तो सोच रहे हो ये 1 मोल पार्टिकल है, बट पानी में डुबोने के बाद जब सॉल्यूशन बनाया 1 मोलर तो ये टूट गया कंप्लीटली। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वो टूट करके कौन से आयनों में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-। तो ये 1 मोल NaCl पानी में डुबोने के बाद टूट गया Na+ एंड Cl- एक्वस। ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, इफेक्टिवली 2 मोल्स पार्टिकल्स हो गए।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होगा 2 मोल, और आपको तो पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है, आप तो सोच रहे हो कि 1 मोल डुबोया है आपने, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। भाई जितने ज्यादा पार्टिकल्स सॉल्यूट के होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और उसका चीफ पर्पस, मेन पर्पस क्या बताया था, फॉर फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो अब सॉल्यूट का मोलर मास चेंज होगा, डिफरेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमिन्ड with the help of the colligative property, and when association or dissociation occurs, then the observed molar mass is different from the actual molar mass or true molar mass, that is called abnormal molar mass। तो इस बात को हम लिख लें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट या एसोसिएट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम द इट्स करेक्ट मोलर मास, and that observed molar mass or calculated molar mass with the help of colligative property is called abnormal molar mass। तो लिखो इस बात को, when solute undergoes dissociation or association in solvent और in solution, ऐसे कह दो in solution, solvent मिला के तो solution बना है, in solution observed colligative property, CP मतलब colligative property is different from expected or ideal colligative property, expected or theoretical colligative property। And molar mass of solute determined and molar mass of solute determined with the help of observed colligative property called abnormal molar mass। Called abnormal molar mass is different from the true or correct or normal molar mass। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम ये बात कर रहे हैं कि यदि कोई सॉल्यूट हमारा ऐसा है, सोडियम क्लोराइड टाइप, पोटेशियम क्लोराइड, जो कि डिसोशिएट या एसोसिएट होता है, तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो मोलर मास भी चेंज हो जाता है, दैट मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। एसिटिक एसिड है, मान लो CH3COH, इसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल, तो ये नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल और करेक्ट और ट्रू मोलर मास। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम एसिटिक एसिड को किसी सॉल्वेंट में डुबो दें, पानी में डुबो दें, डिसोशिएट हो जाता है थोड़ा सा पार्शियली, तो उस मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जब हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो 60 नहीं आता, कुछ और आता है, कुछ और आता है। मान लो घट गया, वो 50 आया, 50 आया, तो दैट 50 इज कॉल्ड abnormal molar mass। तो try to understand, try to differentiate between abnormal molar mass and normal molar mass। इसी के लिए एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, वान टॉफ फैक्टर। सो हियर हेडिंग में लिख दो वान टॉफ factor। तो what is Van 't Hoff factor? Let us see, moving to the next screen। What is Van 't Hoff factor? सिंबल यूज करते हैं I, स्मॉल I, ऑब्जर्व्ड
और एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल और नॉर्मल colligative property when solute undergoes no dissociation or association। देखो बच्चों, ये है वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने मेजर किया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी है, अपॉन थियोरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अच्छा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in solution after dissociation or association divided by number of moles of solute initially taken। समझ रहे हैं बच्चों? तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनिशियली टेकन। अच्छा, आपको तो पता ही है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, ये तो मास तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनिशियली टेकन। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास एबनॉर्मल आता। अब वो एबनॉर्मल नीचे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या बोल दूं, एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। ये है आई। और आपको ये पता ही था कि मेन पर्पस ऑफ मेजरिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम्पल समझ लेना, जैसे मैंने कहा भी था, एसिडिक एसिड वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने। नॉर्मल मोलर मास क्या कहलाएगा, 60 ग्राम पर मोल, 60 जोड़ लो CH3COH। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो आएगा दैट मे नॉट बी 60 से कम भी हो सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये नॉर्मल मोलर मास है, 60 है ना मोलर मास। कैसे, 12 + 3 + 12 + 48 + 1 60, इस टाइप से। एक मिनट, सो लाइक दैट यू से, नोट करो पूरी बात। तो एम नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल यही आएगा, और इसका मोलर मास कुछ भी आ जाए, 60 से कम या 60 से ज्यादा, बिकॉज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। नोट करें पूरी बात। अब बात करेंगे कि आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें और फॉर्मूला कैसे यूज करें। नोट इट डाउन। चलो बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए। Dissociation of सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर डिसोशिएट करता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बिकम्स ग्रेटर देन 1। कैसे, जैसे मान लो ए एक्वस कन्वर्ट हो गया NB एक्वस, सॉल्यूट टूट गया वेयर n इज ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो A मोल्स थे 0, B था नहीं, T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में डुबोए, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आया,
मतलब फाइनल सॉल्यूशन जब तैयार हो गया, जितना टूटना फूटना था टूट लिया वो, तो उसके बाद A1 माइनस एल्फा, और ये क्या बन गया Na अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. So what is alpha? Alpha is degree of dissociation. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की सिंपल परिभाषा कोई नई बात नहीं है, ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो. ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये सब पढ़ा हुआ होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? आयनिक में भी पढ़ा होता है 11th क्लास में. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस dissociated upon number of moles of substance ले लो, initially taken. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इनिशियली टेकन, मतलब कितना टूटा अपॉन कितना लिया था. तो ये है अल्फा. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू क्या थी, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन upon number of moles initially taken, number of moles of solute, यहां भी solute है, of solute, number of moles of solute initially taken. यही तो हुआ. तो इस तरीके से तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पर, ये और इन दोनों को ऐड करो, एक 1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स कितने लिए थे ए तो देखो कैंसिल आउट हो गया. यहां से फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा. बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वॉन्ट ऑफ फैक्टर. वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज आएगा क्वेश्चंस में. नोट करो पूरी बात, मैं नेक्स्ट स्कीम में बताता हूं. अच्छा एन भी बताता हूं, व्हाट इज एन. अच्छा एन के लिए ध्यान रखना, व्हाट इज एन. एन क्या सर, समेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द एक्वस प्रोडक्ट्स पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट. तो एन जरा ध्यान रखना. तो व्हाट इज एन, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल एक्वस प्रोडक्ट्स, केवल एक्वस प्रोडक्ट्स, क्योंकि सॉल्यूशन में होंगे, एक्वस होंगे, घुले हुए होंगे, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होगा तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करेगा. सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, या सॉलिड वाला पार्ट, दैट इज जो सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर. कोई चीज अगर प्रेसिपिटेट हो गई, मान लो सॉलिड बन गया, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल एक्वस प्रोडक्ट्स माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑल एक्वस रिएक्टेंट्स. फोन आ रहा है, 1 मिनट रुको जरा, मैं म्यूट कर दिया मैंने. तो दिस इज द वैल्यू, बल्कि ये भी नहीं, मैंने इसमें गलत लिख लिया, रुको. हाँ, summation of stoichiometric coefficient of all aqueous products per mole of aqueous reactant, per mole of reactant. बच्चों ये है परिभाषा. तो what is N? Summation of the stoichiometric coefficient of all aqueous products per mole of reactant. Per mole of reactant is important, थोड़ा ध्यान रखना. तो this is the formula I is equal to 1 plus N minus 1 alpha, where alpha is the degree of ionization. क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ होती है वैल्यू. N क्या है, N मैंने बता ही दिया. I की वैल्यू we can calculate. Obviously
n इज ग्रेटर देन 1, सो अल्फा कुछ तो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो I इज ग्रेटर देन 1, तो I की वैल्यू 1 है। और I क्या था, एक बार मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखूंगा, पहले नोट करो पूरी बात। I क्या था, I आ गया, I जो है वो है m मोलर मास नॉर्मल अपॉन m एबनॉर्मल, एंड ऑफ कोर्स I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। तो साफ दिखता है कि I की वैल्यू 1 है, तो m एबनॉर्मल इज लेस देन m नॉर्मल। एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन द नॉर्मल मोलर मास। डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो मोलर मास घट जाता है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन द नॉर्मल मोलर मास। चलो बात करते हैं बी, एसोसिएशन की। फॉर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। एसोसिएट का मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड। जैसे मान लो NX एक्वस कन्वर्टिंग टू Y एक्वस, NX कन्वर्टिंग टू Y एक्वस। मान लो T इज इक्वल टू 0 पर A मोल थे, ये तो लिया ही नहीं, और इक्विलिब्रियम आते आते ये कुछ टूट गया A1 माइनस अल्फा, तो क्या बन गया ये A अल्फा अपॉन n। अच्छा, इस बार n इज ग्रेटर देन 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग, तो I की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अच्छा, A अल्फा अपॉन n क्यों, ये तो स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से आ गया। अच्छा, व्हाट इज n हियर, पहले फॉर्मूला फाइंड आउट करो। व्हाट इज I, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स A से A कैंसिल हो गया, एंड दिस बिकम्स I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, ये हो गई वैल्यू, ये फॉर्मूला है। इन केस ऑफ एसोसिएशन याद रखना है I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहां I की वैल्यू ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 1। यहां पर फिर क्या ऑब्जर्व होगा, m एबनॉर्मल विल बी ग्रेटर देन m नॉर्मल। एसोसिएशन करता है इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन के अंदर, साफ दिखाई पड़ता है कि एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व जो होगा दैट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल मोलर मास। अच्छा, व्हाट इज n, n में गलती करते हैं बच्चे, where n is sum of stoichiometric coefficient of all aqueous products per mole of reactant, बल्कि sum of stoichiometric coefficient of all aqueous reactants per mole of product। इस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो ऐसे कह दें, अगली स्क्रीन पर लेंगे एग्जाम्पल्स, नोट करो ये फॉर्मूले हैं I के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जैसे एग्जाम्पल देखें I कैसे कैलकुलेट करें, जैसे N कैसे कैलकुलेट करें। मान लो कोई 2A एक्वस और टूट गया B प्लस 3C एक्वस, तो बताओ व्हाट इज n, पर मोल ऑफ A कितने प्रोडक्ट एक्वस बन रहे हैं, तो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं पर मोल, पर मोल मतलब 2 मोल थे, तो n की वैल्यू 2। और एग्जांपल, मान लो कोई ऐसे कह दे 2x कन्वर्टेड टू 3y, तो बताओ n की वैल्यू कितनी, 3, नो, n की वैल्यू कितनी, 3/2, 3/2। और एग्जाम्पल n ले रहे हैं ये, मान लो 3x
कन्वर्टेड टू 2y, तो क्या n की वैल्यू 2? नो, n इज नॉट 2, देन व्हाट? n इज इक्वल टू व्हाट? पर मोल ऑफ द प्रोडक्ट, तो 3/2। तो बच्चों इस तरीके से n की वैल्यू होनी है। n की वैल्यू हमने जो डिफाइन की है, इट इज ग्रेटर देन 1। समझ जाना क्या है ये। इस तरीके से हम i कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन लेने से पहले कुछ एग्जाम्पल भी लिखना है एज ए नोट करके। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड undergo ionization in water solvent। एक बार चेक कर लो, कट तो नहीं गया राइट साइड में, बच गया। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड undergo ionization in water solvent, so I is greater than 1, but undergo association in non-polar solvent like benzene। और ऐसे केस में I की वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे? RC डबल बॉन्ड OH RC OH डबल बॉन्ड O। क्या ही है? H बॉन्डिंग। डाइमर बना लिया ये, तो दिस इज डाइमर ऑफ RCOH इन बेंजीन। तो बच्चों ध्यान दो, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डुबो, तो नाम ही है इनका, वीक एसिड हैं, पार्शियली आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, I इज ग्रेटर देन 1। आयोनाइज करते हैं ये बट यही कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में डुबोते हैं तो I की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। डाइमर बनाते हैं ये। सो डाइमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एसिडिक एसिड इन बेंजीन। सो ऑब्वियसली इन दिस केस I इज लेस देन 1। यहां पर N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। N की वैल्यू 2 क्यों? दो मॉलिक्यूल क्लब होकर के डाइमर बना रहे हैं लाइक दिस। इसी को अगर मैं ये कहना चाहूं तो I कैन राइट लाइक दिस, जैसे CH3COH बेंजीन में, बेंजीन सॉल्वेंट, तो क्या बनाएगा? CH3COH का डाइमर बेंजीन सॉल्वेंट में। तो एक तरीके से डाइमर बन गया। तो यहां N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एंड I इज लेस देन 1। वो डिपेंडिंग अपॉन 1 से कितना कम होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ऐसी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लिख लिख के नोट्स बनाएं, प्रॉपरली पूरी बात नोट करें। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ I, और I का क्या यूज है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वी शैल टेक नाउ। नोट इट डाउन। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, फाइंड वांट ऑफ फैक्टर I, फाइंड वांट ऑफ फैक्टर I इन फॉलोइंग केसेस। ए, मान लो ऐसे बोल दें 0.2m aqueous CH3COH, अल्फा इज 0.2। B 1m यूरिया aqueous। C ऐसे बोल दें, मान लो 0.1m सोडियम सल्फेट aqueous, अल्फा इज 0.9। D
0.5 m aqueous K4 FeCN6 अल्फा इज 1। अच्छा, ऐसे में अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ना दिया जाए तो हम 1 मान लेते हैं। मान लो ये 1 दिया हुआ है E, मान लो ऐसे बोल दें 0.3 m C6H5COOH in benzene solvent, in benzene alpha is 0.6। स्क्रीन पॉज करो, सभी केसेस में I की वैल्यू कैलकुलेट करो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा सभी केसेस में। अच्छा, एक बात याद रखना, वांट ऑफ फैक्टर कंसंट्रेशन पर या इनिशियल मोल्स पर डिपेंड नहीं करता। वांट ऑफ फैक्टर के ये फॉर्मूले थे क्या, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, एक फॉर्मूला, और दूसरा था I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा। ये दो फॉर्मूले थे कहीं भी, तो इसका मतलब I डज नॉट डिपेंड ऑन concentration, initial moles, does not depend on initial number of moles. I does not depend on initial concentration or initial number of moles। आप ध्यान दो, स्क्रीन पॉज करो, कैलकुलेट करो, we will do it। देखो भाई, यहां पहला वाला आपको पता है कि CH3COH पानी में डुबो रहे हैं, एक्वस है, और पानी में तो ये टूटता है, टूटेगा तो क्या देगा, इट विल डिसोशिएट लाइक दिस, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो I का वैल्यू 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज 0.2, तो 1.2, दैट्स इट, यही आंसर है। यूरिया के लिए, यूरिया पानी में डुबोने पर ना टूटता ना फूटता, कुछ ना होता है, ना डिसोशिएट हो ना एसोसिएट हो, तो ऐसे में I की वैल्यू क्या होती है, 1। नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, तो इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, नैप्थलीन एक्सेट्रा, I की वैल्यू 1 होती है इन सब के लिए। तो यूरिया, सुक्रोज, नैप्थलीन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए I की वैल्यू 1 है, ना टूटे ना फूटे ना डिसोशिएट हो ना एसोसिएट हो। तो जब भी यूरिया दिखे, ग्लूकोज, सुक्रोज, नैप्थलीन, इस तरह के, या कार्बोक्स, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन्स ले लो, हैवी हाइड्रोकार्बन्स, लार्जर नहीं, आयोनाइज नहीं होते, तो I की वैल्यू क्या लेंगे, 1, तो एवर 1। अच्छा, कंसंट्रेशन तो डिपेंड करते ही नहीं। सोडियम सल्फेट पे आओ जरा, C वाले ऑप्शन पे, तो C देखना, सोडियम सल्फेट I की वैल्यू 3 है, तो I की वैल्यू क्या, N की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 इंटू अल्फा 0.9, तो 1 + 9 दूनी 18, 1.8, आंसर हो गया 2.8, दैट्स इट, यही आंसर है। जरा यहां देखना, इस वाले में I की वैल्यू कितने पार्टिकल में टूट रहा है, क्या टूटेगा, ये टूट के देगा 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, 5 पार्टिकल में टूट रहा है, 1 के 5 हो गए, 1 के 5, 1 के 5, 1 के 5, 1 के 5। अरे कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हैं, ऐसे नहीं, मतलब हो तो 1 के 5 रहे हैं ना, तो 1 के 5 और अल्फा 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा 1, 5, दैट्स इट, यही आंसर है। जरा लास्ट वाले केस में डाइमर बन रहा है, डाइमर, और डाइमर का एक्सटेंट कितना है, 0.6,
तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 0.6, तो डाइमर बन रहा है बच्चों। आई इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, तो डाइमर मतलब n इज इक्वल टू 2, 1 + 1/n माइनस फॉर्मूला याद रखना 1 + ½ -1 into alpha is 0.6, 1 - 0.3, 0.7 is the answer. याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो dimer formation in the non-polar solvents like benzene. So this is a very very important case. ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चे भूल जाते हैं, मौके पे भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि बेंजीन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाते हैं, तो वो इस बात को ध्यान नहीं रख पाते। और ऐसा इसलिए होता है कि आप टेस्ट से पहले, अपने एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करते प्रॉपरली। रिवीजन करके जाओ तो वो चीज़ आपके दिमाग से घूम के निकलेगी, तो एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सब रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कहते हो, तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, नैप्थलीन, ये सब ठीक है ना। तो इस तरीके से अब बात आती है, आई तो कैलकुलेट करना सीख लिया, आई का इस्तेमाल कैसे करें इन द फॉर्मूले। पूरी बात नोट करो, पहले नोट इट डाउन। जैसे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इनकॉर्पोरेटिंग मतलब यूजिंग आई इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपीज। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनकॉर्पोरेटिंग आई इन द एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस आईपीज। तो ध्यान दो, एक तरीके से वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है, हमें यही तो बताता है कितने पार्टिकल्स हमने हो गए, कितने पार्टिकल्स डुबोए थे। आई क्या था, नंबर ऑफ मोल्स एन डैश अपॉन एन जो डुबोए थे, डुबोए थे। हिंदी देख लेना यार, बहुत टाइम हो गया, वैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं अप टू 12th क्लास, वही पढ़ते थे हम, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गुरुत्वाकर्षण का नियम याद है थोड़ा थोड़ा, आप भूल गए, बहुत टाइम से हिंदी पढ़ाई नहीं, इंग्लिश में। जो डुबोए थे ये एन है, जो हो गए, अब जो सॉल्यूशन में हैं ठीक है। तो I इज इक्वल टू अभी कितने मोल्स हैं अपॉन कितने थे, तो एक तरीके से इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से हो गए, तो ये n थे, n डैश हो गए, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए वो IN हो गए, इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए वो IN हो गए। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वो कितने हैं, I इंटू एन। तो जहां जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में n आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स या मोलालिटी कहीं भी आ रहा है, उन्हें I से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं कंसेंट्रेशन C आ रही है तो C I से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही है। तो फॉर्मूला क्या बना, क्या फॉर्मूला था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या था, छोटा n अपॉन n प्लस कैपिटल N, यही था ना। आपने n मोल तो डुबोए थे, सॉल्यूशन में जाने के बाद इफेक्टिवली कितने हो गए, IN हो गए, IN। तो IN इंटू I, इसमें मल्टीप्लाई मत करना कैपिटल N में। अरे सॉल्वेंट के मोल्स तो जितने थे उतनी है, सॉल्वेंट थोड़ी टूटा फूटा है, सॉल्वेंट डज नॉट गो अंडरगो आयोनाइजेशन और एसोसिएशन, सॉल्यूट ही तो हुआ है। तो सॉल्यूट में जो टूट फूट हुई है उसके लिए जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी या कंसंट्रेशन आ रही है उसमें I से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई ये तो प्योर सॉल्वेंट का है, ये क्या है अब, नाउ दिस PS इज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल ये है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर नहीं है,
ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है क्योंकि आपने वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया। एक्चुअल वेपर प्रेशर है जो लेबोरेटरी में हमने मेजर किया है। हम तो कब से कहते आ रहे हैं यार, मैं तो कई बार बोल चुका तुम लोगों से कि all the colligative properties can be experimentally measured in the laboratory, and the chief purpose and the main purpose of measuring the colligative properties is to find out the molar mass of solute. समझ गए बात को? तो ये अब this PS is observed vapor pressure of the solution or abnormal or experimental vapor pressure of solution. अच्छा, ये तो फॉर्मूला वो था। इसको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या यूज करते थे? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो क्या था वो? एन अपॉन कैपिटल एन, एन को आई से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज वन फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या था वो? के बी इंटू एम। एम की जगह पर क्या मल्टीप्लाई कर दें? आई से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैलिटी विल बिकम आई एम, कंसंट्रेशन मोलैलिटी क्या बिकम हो जाएगी? आई सी, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे सॉल्यूट के? आई एन। आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई इंटू दिस मच। तो बच्चों दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू रिमेंबर। आपको ये याद रखना है। नोट करो एक बात को, क्या है तो टी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ऐसी डेल्टा टी एफ, वो चाय देना आए थे भैया, मन ना कर रहा अभी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट? अच्छा, यहां पे ये टीबी क्या है? एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। ये टी एफ कौन सा है? एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो बच्चों ये फॉर्मूले हो गए। जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आने हैं वहां वहां आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आज के बाद नाउ ऑनवर्ड्स हेंसफोर्थ सभी फॉर्मूलों में आपको आई अप्लाई करना है। मगर सर बेंजीन मान लो, अगर मान लो यूरिया हुआ, यूरिया घोल दिया पानी में या ग्लूकोज घोल दिया, तो फिर क्या लें? आई की वैल्यू 1 ले लेना, फॉर्मूला वही ओल्ड वाला बन गया। समझ गए बात को? अब विल टेक क्वेश्चंस एंड वी विल अंडरस्टैंड। पहले पूरी बात नोट करें। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो ये कोई क्वेश्चन, चलो मैं लेता हूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये बड़ा यूजफुल क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ BaNO3 twice barium nitrate aqueous in 100 ग्राम एक्वस, हटा दो, एक्वस की जरूरत ही नहीं है। टेन ग्राम ऑफ बेरियम नाइट्रेट इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। सॉल्यूशन बॉयल्स एट 100.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड अल्फा ऑफ बेरियम नाइट्रेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तो बेरियम का एटॉमिक मास चाहिए तो 137, और के बी दिया हुआ है वाटर सॉल्वेंट के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल -1।
इससे आसान तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद ही सॉल्व करके बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बेरियम नाइट्रेट के लिए कितना है। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डू इट। देखो क्या आंसर आया, 10 ग्राम ऑफ द बेरियम नाइट्रेट। अगर बेरियम नाइट्रेट पानी के अंदर है तो आयोनाइज तो होगा, कितना आयोनाइज होगा यही तो पूछना है क्वेश्चन में। तो क्या देगा, बेरियम 2 प्लस एक्वस प्लस 2NO3 माइनस एक्वस। अब 3 पार्टिकल n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू एल्फा, तो 1 प्लस 2 एल्फा। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी कितना है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट 100.52 माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में ना दिया हुआ तो क्या मान के चलेंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मानते हुए इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, वुड बी इक्वल टू व्हाट 0.52 एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। I 1 प्लस 2 अल्फा, KB 0.52, डेटा बढ़िया है, कैंसिल आउट भी हो रहा है ये, इंटू मोलैलिटी 10 ग्राम अपॉन बेरियम 137 प्लस नाइट्रेट 16×48 और 14 62, 2 गुणा 62 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट 0.1 kg। यूनिट का ध्यान रखना भैया, ये गुणा भाग तो आनी चाहिए आपको। तो साफ दिखाई पड़ता है कि दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 10 बटा ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, 124, 261, तो 10 अपॉन 26.1, 261 26.1। तो यहाँ से 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू हो गई 2.61, अल्फा होगी 1.61 का आधा, 2 8 16.805, दैट्स इट, यही आंसर है। तो परसेंटेज, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द बेरियम नाइट्रेट इज 0.805 और परसेंटेज पूछ लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 80.5। सो लाइक दैट यू सॉल्व, लिखो क्वेश्चन, नोट इट डाउन, इस तरीके से यूज करना है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये डिसोसिएशन का था, लेट अस टेक एसोसिएशन। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, 2.82 ग्राम phenol was mixed with 100 ग्राम solvent। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट was depressed by 2.35 degree Celsius. Find percentage of phenol dimerized। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, KF दिया हुआ है सॉल्वेंट के लिए, कौन सा सॉल्वेंट है वो तो पता नहीं, 14.1 केल्विन किलोग्राम मोल -1। करना जरा सॉल्व, स्क्रीन को पॉज करो, तरीका वही है, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बतलाओ, अभी हम चेक भी कर लेंगे, डू इट। देखो यहां फिनोल है, क्वेश्चन ने कहा है कितने परसेंट डाइमराइज हो गया, तो इसका मतलब C6H5OH 2 मोल जो हैं वो डाइमराइज हो गए सॉल्वेंट के अंदर। तो I की वैल्यू 2 हो गई, तो I की वैल्यू 2 नहीं, N की वैल्यू 2, तो I क्या होता है 1 अपॉन ऐसे केसेस में N-1 इंटू अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही वैल्यू हुई।
फॉर्मूला लगाओ। कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय दिस मच, तो डेल्टा TF दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.35 इज इक्वल टू I1 माइनस अल्फा बाई 2 into what 2.82 gram of the phenol, and what is the molar mass of phenol? Phenol का molar mass normally कितना हो जाएगा, C6H5 78 होता है, 78 into 16 94, हाँ 94 ये मोल हो गए जो फिनेल के डुबोए गए थे अपॉन व्हाट, अपॉन सॉल्वेंट 0.1 kg। I think once you solve it, अल्फा की वैल्यू 0.888 is the answer। पूछा है परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनोल दैट इज 88.8%। यही आंसर है 88.8%। तो बच्चों इस तरीके से हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द फिनोल इज 88.8%। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमने बात की। हमने अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया, जिसे हमने कहा वन टॉप फैक्टर, और वन टॉप फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई मेन या एडवांस्ड में अगर 10 क्वेश्चन अब तक आए होंगे मान लो पिछले 10 सालों में, तो उनमें 8 क्वेश्चंस में वन टॉप फैक्टर का यूज था। तो वन टॉप फैक्टर के साथ वाले फॉर्मूले ही अप्लाई करो आप। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी यदि यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, नैप्थलीन टाइप के सब्सटेंस हुए विच नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। चलो बच्चों अच्छे से पढ़ना, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज बस यही स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स इट फॉर नाउ।